मैं आपको बात बताता हूँ, जब शरीर में कोई समस्या आती है तो शरीर का एक एक कतरा, शरीर का एक एक सेल अपनी शक्ति लगा देता है उसको ठीक करने के लिए। क्योंकि नेचर है ये, नेचर की सुंदरता ही यही है। नेचर अपने आप को सामान्य रखने के लिए जो परमात्मा ने उसके नियम बनाए हैं, उन नियमों में आने के लिए पूरी शक्ति लगा देता है। लेकिन एक हम ह्यूमन ऐसे हैं, ह्यूमन बीइंग ऐसा है, इंसान ऐसा है जो सब कुछ भूल बैठा है। बड़े भाग मानुष तन पावा, ये मनुष्य तन बहुत मुश्किल से मिला है। कहते हैं कि देवता भी इस तन को पाने के लिए लालायित रहते हैं। ये तन हमें बहुत भाग्य से, बहुत प्रयास से मिला है। लेकिन हम इंसानों ने क्या किया इसके साथ? हमने इसके महत्व को समझा ही नहीं। हमने नेचर के महत्व को समझा ही नहीं। आज हम नेचर को तबाह किए हुए जा रहे हैं। आज हम जल को, थल को, आकाश को, वायु को तबाह करते जा रहे हैं। आगे आने वाले समय में वो समय भी आएगा जब पानी की किल्लत होगी, पानी के ऊपर युद्ध होंगे। तो इंसान इतना स्वार्थी हो गया है, इतना स्वार्थी हो गया है कि अपने स्वार्थ के लिए वो सब कुछ तबाह किए हुए जा रहा है। वनस्पतियों को तबाह कर रहा है, नेचर को तबाह कर रहा है, वायु को तबाह कर रहा है। 1% भी नहीं सोच रहा कि इसका हमारे शरीर के ऊपर, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर और उससे भी बड़ी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन पर कितना नकारात्मक असर होगा। बहुत दुखद बात है ये। शरीर को हम रोगी बनाते जा रहे हैं, वनस्पतियों को हमने तबाह कर डाला है। कितना केमिकल हम उसके अंदर डालते हैं, जल में कितना केमिकल हम भरे जा रहे हैं। आप सोचिए, मैं आपसे एक बात बताता हूँ। ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इस शरीर में जल का कितना स्थान है? 72%। यानी कि 72% तक इस शरीर में केवल जल है। जल तत्व सबसे बड़ा तत्व है इस शरीर में। बाकी जो 4 तत्व बचे वो छोटे छोटे तत्व हैं, लेकिन महत्व उनका भी बहुत है। लेकिन अगर सोचिए, अगर जल तत्व ही बिगड़ रहा है तो क्या हम स्वास्थ्य की कल्पना कर सकते हैं? नहीं। इसलिए इंसान को, प्रकृति को संवारना पड़ेगा, जल को संवारना पड़ेगा, आकाश, वायु को संवारना पड़ेगा। जो हम प्राण वायु खींचते हैं, जो हम सांस लेते हैं, हमारे फेफड़ों में जाती है, हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित होती है ऑक्सीजन के रूप में, और जो हमें जीवन देती है, उसको हमने क्या किया? तबाह कर दिया। शहरों में रहना मुश्किल हो गया है, जीना मुश्किल हो गया है। आज कोविड-19 की वजह से ऑक्सीजन का स्तर वैसे ही वातावरण में कम है और कुछ स्तर जो है इस वायरस की वजह से गिर जाता है। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें पर्यावरण का खूब ध्यान करना पड़ेगा। आज का विषय है योगिक मैनेजमेंट ऑफ कॉमन डिजीज, कॉमन एलिमेंट्स। कमाल की बात यह है कि आज जो डिजीज है वो कॉमन हो गए हैं। आप जरा सोचिए, कॉमन हो गए हैं। मुझे, इनको, इनको, इनको सबको डिजीज हो रहे हैं। अरे, जो चीज
मोस्ट अनकॉमन होनी चाहिए वो आज कॉमन हो गई हैं। किसकी वजह से? हम इंसान की वजह से, हमारी वजह से ऐसा हुआ है। हमें ये शपथ लेनी चाहिए, ये प्रण लेना चाहिए कि हमें अपने पर्यावरण को, अपनी प्रकृति को संवारना है, निखारना है। बाकी कुछ नहीं करना, बाकी वो बहुत इंटेलिजेंट है, अपने आप कर लेती है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अभी कोविड-19 के समय जब भारत के भावी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन का जब प्रस्ताव रखा, जब लॉकडाउन किया, तो आपने देखा होगा कि कुछ ही दिनों में दिल्ली की जो आबो हवा है वो संपूर्ण रूप से बदल गई थी। नहीं? कितना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे शुद्ध हो गई है। क्या किया हमने? हमने सिर्फ गंद मचाना बंद किया, हमने प्रकृति को नुकसान पहुंचाना बंद किया, बाकी नेचर ने अपने आप कर दिया। और नेचर कभी भी अपना कुछ रखता नहीं है। नेचर ने हमें पुनः लौटा दिया, नेचर ने हमें शुद्ध वायु लौटा दी, नेचर ने हमें शुद्ध जल लौटा दिया। क्योंकि गंगा नदी, यमुना नदी धीरे 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 क्लीन होती गई थोड़े से समय में ही। अब सोचिए कि अगर इंसान थोड़ा सा समझ जाए तो कितना कमाल का असर हो, और उसका हमारे स्वास्थ्य पर कितना कमाल का असर हो। तो योगिक मैनेजमेंट ऑफ कॉमन डिजीज, सबसे पहले हमें योग को समझना पड़ेगा, फिर डिजीज को समझना पड़ेगा, और फिर मैनेजमेंट होगा। तो योग की परिभाषा तो आप जानते ही हैं, और सभी जो वक्ता हैं उन्होंने आपको योग की परिभाषा बताई ही है। मैं इस विषय में गहरा नहीं जाते हुए सिर्फ 2-3 बातें ही कहूँगा कि महर्षि पतंजलि ने पतंजल योग सूत्र में प्रथम पाद में जो प्रथम सूत्र है उसमें बताया है, अथ योगानुशासनम। योगा शुरू होता है अनुशासन से, योगा शुरू होता है नियम से। नियम से रहना, नियम से जीना, नियम से उठना, नियम से सोना, नियम से खाना, नियम से पीना, नियम से आहार विहार, वहाँ से योग की शुरुआत होती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता ही योग है। अब ये कर्म में कुशलता क्या है? कर्म में कुशलता ये है परफेक्शन इन वर्क। और परफेक्शन तब आता है जब हमारा मन, हमारा शरीर और हमारा भाव जुड़कर किसी कार्य को करे। समस्या क्या है कि आज जो हम काम करना चाहते हैं वो सोचते नहीं, जो सोच रहे होते हैं वो करते नहीं, कुछ कर रहे होते हैं, सोच कोई कहीं और जा रही होती है। ये जो डिस्टरबेंस है पर्सनालिटी में, इसको योग बेहतर बनाता है, और तब परफेक्शन आता है कर्म में। और जब मन, शरीर और भावनाएं संतुलित होकर, एकाग्र होकर कार्य करती है, तो वहां पर कोई कार्य परफेक्शन का रूप लेता है। भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में कहते हैं, समत्वम योग उच्यते लाभा लाभौ जया जयौ। समत्वम योग उच्यते। लाभ हानि, जय पराजय, दुख सुख, इनमें समान रहना, समत्व रहना, समत्व में रहना ही समत्व योग है। यानी कि कभी मुझे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से बेनिफिट हो गया, लाभ हो गया,
तो मैं बहुत खुश हो जाऊं। कभी मुझे हानि हो गई तो मैं डिप्रेस हो जाऊं। कभी मुझे किसी बात के बारे में दुख हुआ, किसी कोई अप्रिय घटना हुई, मुझे दुख हुआ तो मैं दुखी हो जाऊं, और कोई ऐसी घटना घटी जिसने मुझे सुख दिया तो मैं सुखी होकर नाचने लगूं। ये जो इम्बैलेंस है, समत्व, समता का भाव, दोनों स्थिति में, सुख में बहुत ज़्यादा सुखी नहीं, दुख में बहुत ज़्यादा दुखी नहीं, बैलेंस, इक्वेनिमिटी इज योगा। समत्व का भाव ही योग है। अब बात करते हैं डिजीज की। डिजीज क्या है? डिजीज बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है डिस प्लस इज। डिस इज अ प्रीफिक्स वर्ड and ease means comfort. When body loses its comfort, when body loses its ease, that is disease. When body loses its comfort, its order, that is disorder. What is that ease? What is that order? वास्तव में प्रकृति ने हमारे शरीर के लिए कुछ नियम बनाए हैं। उसका किस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए, कब हमें सोना चाहिए, कब हमें खाना खाना चाहिए, कितना खाना खाना चाहिए, कैसा खाना खाना चाहिए, कितना सोना चाहिए, कैसे वातावरण में रहना चाहिए, ये सब नियम हमारे लिए बनाए गए हैं। लेकिन जब इंसान इन नियमों के विरुद्ध चलता है, जब इनके अगेंस्ट चलता है, तो फिर बॉडी अपना कंफर्ट खो देती है, अपना ऑर्डर खो देती है, और वहां से जन्म होता है डिजीज का। लेकिन हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने हमारे ऊपर एक कृपा की कि इस धरोहर को, इस योगा जैसे विज्ञान को हम मैनकाइंड को उपहार स्वरूप दिया। धन्य हैं वो आत्माएं जिन्होंने इस योग रूपी विषय को बचा कर रखा। भारत के अंदर जितना भी इन्वेजन हुआ, उस इन्वेजन से जो इन्वेडर्स आए, उन इन्वेडर्स से इस साइंस को बचा कर रखा। मैं उन सभी आत्माओं का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आज जिस प्रकार से मानव अपने ऊपर समाज में जो तबाही का जो तांडव चला रहा है, योग एक ऐसा मात्र मार्ग है जो उसको इस तबाही से बचा सकता है। योग में कुछ एप्लीकेशंस हैं। अगर उन एप्लीकेशंस को प्रतिदिन नियमबद्ध रूप से किया जाए तो उससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। और जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे किसी को सर्वाइकल हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, अर्थराइटिस हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया। बताइए, कॉन्स्टिपेशन भी कोई रोग हो सकता है क्या? ब्लड प्रेशर हो गया। वैसे मैं आपको एक और बात बताता हूँ, कमाल की बात। रोग होना परेशानी नहीं होती। जब आपको कोई रोग हो या मुझे कोई रोग हो, तो हमें उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना चाहिए। जैसे मान लो हम बीपी की बात करते हैं, ब्लड प्रेशर की। सो ब्लड प्रेशर कोई रोग थोड़ा ही है, और हम लोग मेडिसिन लेना शुरू करते हैं। कमाल की बात, हमने ये नहीं देखा कि ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा है, बल्कि हमने मेडिसिन लेनी शुरू कर दी। बल्कि
ब्लड प्रेशर जब होता है, जब बीपी बढ़ता है, दैट इज एन इंडिकेशन that look mister, you are following a very wrong routine, please correct your routine, your blood your bp is indicating you. but indication तो हम बाद में समझेंगे, हम तो उसको रोग के रूप में ले लेते हैं, डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं, वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं और हम मेडिसिन शुरू ले लेते हैं, मेडिसिन शुरू कर देते हैं, और जो मेडिसिन का जो सिलसिला है वो वहां से शुरू हो जाता है। फिर बीपी की दवाई, फिर उसकी दवाई, फिर उसकी दवाई, फिर उसकी दवाई, और इंसान जो एक दलदल में फंसता जाता है, और अंत में जब थक हारता है, जब उसके चारों दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब थक हार के वो योग की शरण में आता है, कहता है कि चलो भाई अब हम योग का मार्ग अपना ले। योग का मार्ग कोई अंत का मार्ग नहीं है कि आप जो है योगा में तब आए जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए। जब कोई भी समस्या शरीर में हो, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, तो वो एक इंडिकेशन है आपको कि आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो आप ठीक नहीं कर रहे हैं, आपको उसको सुधारने की आवश्यकता है, उस पर हमें कार्य करना चाहिए। ना कि सर दर्द हुआ, पेट दर्द हुआ, कॉन्स्टिपेशन हुआ, ये ले लिया, वो ले लिया, वो मेडिसिन ले ली, ये मेडिसिन ले ली, वो सॉल्यूशन नहीं है। जब भी हमें छोटी कोई समस्या होती है तो हमें उसकी जड़ तक जाकर और ये पहचानना चाहिए कि ये समस्या हुई क्यों, कहाँ पर कमी है, और उस कमी को जड़ से देखना चाहिए, तभी हम उस पर कार्य कर सकते हैं। और योग यही सिखाता है, योग उसी पर कार्य करता है। योग रोग पर तो कार्य करता ही नहीं, क्योंकि योग तो उस समय विकसित हुआ जब रोग थे ही नहीं, है ना, इक्के दुक्के कोई रोग हो गए, थे ही नहीं, उस समय का विज्ञान है। योग तो एक बेहतर जीवन जीने का विज्ञान है, एक बेहतर लाइफस्टाइल करने का विज्ञान है। योग तो एक ऊपर की यात्रा करने का मार्ग है। योग तो एक बैलेंस तरीके से जीने का मार्ग है, रोग को ठीक करने का मार्ग नहीं। रोग तो ठीक हो जाते हैं, वो उसका एक साइड इफेक्ट है। योग से रोग ठीक होते हैं, ये योग का उद्देश्य नहीं है, बल्कि ये उसका साइड इफेक्ट है। तो जब हम योगा को प्रॉपर तरीके से अपने जीवन में लेकर आते हैं, तो रोग तो अपने आप स्वतः ही धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाते हैं, और 80% तक, या मैं कहूंगा 90% तक हम निरोग होकर जी सकते हैं, अगर हम अपने जीवन में बेहतर तरीके से योग को सम्मिलित करें तो।